अच्छा स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नवंबर 2016 क्वेश्चन नंबर पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1, और ये पार्टनरशिप से रेलेवेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है टॉम एंड जेरी आर इन पार्टनरशिप, दे डू नॉट हैव अ फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मल पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है, बस ऐसे ही इन्होंने काम पार्टनरशिप में करना शुरू कर दिया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2015। 30 नवंबर 2015 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस एट 30 नवंबर 2015 टॉम जेरी। करंट अकाउंट बैलेंसेस एट 1 दिसंबर 2014, यानी कि जब ये साल शुरू हुआ होगा तब के करंट अकाउंट के बैलेंसेस टॉम और जेरी दोनों के दिए हुए। ड्राइंग्स फॉर द ईयर, ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स घर ले जाते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है। लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट टॉम 24,000, टॉम ने 24,000 का लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप को। टॉम मेड दी लोन टू दी पार्टनरशिप ऑन 1 दिसंबर 2014, 1 दिसंबर 2014 वाले दिन इसने पार्टनरशिप को ये लोन का अमाउंट प्रोवाइड किया था। प्रॉफिट्स हैड एक्रूड इवनली एंड ड्राइंग्स हैड बीन टेकन इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि हर महीने एक बराबर अमाउंट का प्रॉफिट अराइज होता है और हर महीने एक बराबर अमाउंट की पार्टनर्स ड्राइंग कर लेते हैं पूरे साल में, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी महीने ज़्यादा प्रॉफिट हुआ किसी महीने कम प्रॉफिट हुआ। इस सेंटेंस का स्पेसिफिकली इस चीज़ को ये एम्फेसाइज करना, ठीक है भाई। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, टॉम एंड जेरी prepared a formal partnership agreement to take effect from 1 September 2015। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 दिसंबर 2014 टू 1 सितंबर 2015 तक की बात करूं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये जो 9 मंथ्स है इसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था पार्टनरशिप का। और फिर 1 सितंबर को एक एग्रीमेंट बनाया, और जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका ईयर एंड हो रहा है 30 नवंबर, तो 30 नवंबर 2015 तक, यानी कि इन 3 महीने में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट मौजूद था और उसकी डिटेल्स फिर दी हुई हैं। सवाल में पहली चीज़ लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, उसका रेट डिसाइड कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम बेस्ड ऑन दी एनुअल ड्राइंग्स। टॉम वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 16216। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। Loan interest was to be paid at a rate of 4% per annum. Calculate the profit before appropriation for the 9 months ended 31st of August 2015 and the 3 months ended 30th November 2015. प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि वो प्रॉफिट जिसमें से सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस हुए हुए हैं, लेकिन अभी उसको अप्रोप्रिएट नहीं किया, यानी कि पार्टनर्स में तकसीम नहीं किया, यानी कि पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट पर, पार्टनर्स के कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए या पार्टनर्स को जो सैलरी मिलनी चाहिए या जो पार्टनर्स का बचे हुए प्रॉफिट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उससे पहले वाला प्रॉफिट, ठीक है, वो हमें बताना है। अच्छा, अब ये याद रहे कि जब हम एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है कि सेल्स रेवेन्यू आता है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर लिया जाता है,
फिर हमारे पास एक अमाउंट आ जाती है जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कहलाती है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे माइनस कर दिए जाते हैं। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस कर लिए जाते हैं उसके बाद एक प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस कर लिया जाता है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स माइनस कर लिया जाता है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। जनरली इस तरह का कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, अब इस सवाल में टैक्स की कोई बात नहीं है। ये जो बच जाता है, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, सारे खर्चे निकालने के बाद ये पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट किया जाता है, तकसीम किया जाता है। या तो पार्टनर सैलरी पे होता है, वो सैलरी ले जाता है अपनी, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना होता है वो मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाता है, और अगर कुछ बच जाता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इस सवाल में हमें एक प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बताया हुआ है 12,600। Now what is profit from operations? What is profit from operations? Profit from operations क्या होता है? Profit from operations profit before interest and tax का ही एक दूसरा नाम होता है। ठीक है, हमें आना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक है। एक तरह से टैक्स की कोई जिक्र नहीं है सवाल में, लेकिन हमें इसमें से क्या माइनस करना होगा? इंटरेस्ट का एक्सपेंस। अगर हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें से इंटरेस्ट का एक्सपेंस जब हम माइनस कर देंगे उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस होगा या प्रॉफिट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब हम अपना पार्ट ए जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम अपने पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे कि भाई हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, ये बात याद रहे कि फॉर्मेटिंग का मैं इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहा, वो आपने जो कैम्ब्रिज के रिकमेंडेड आंसर्स हैं उससे देखना है। टॉप पर लिख देते हैं 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के बाद हम लिख देते हैं 3 मंथ्स। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 9 मंथ्स में क्या होगा भाई? 12,600 रुपये का टोटल प्रॉफिट है पूरे साल का। 12 से डिवाइड कर दो तो एक महीने का आ गया 1,050। 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 महीने का 9450 आ जाता है। और अगेन 12,600 पूरे साल का है। 12 से डिवाइड करो एक महीने का आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 महीने का 3150 बनता है। सर ऐसे आपने प्रॉफिट को क्यों बांटा? ऐसे प्रॉफिट को इसलिए बांटा क्योंकि उसके सवाल की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट दी प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 अगस्त 2015, यानी कि 1 दिसंबर 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक की एक वर्किंग करो, एंड द 3 मंथ्स एंडेड 30 नवंबर 2015, और उसके बाद जो 3 महीने होंगे अगस्त के बाद, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, उन 3 महीनों की अलग वर्किंग करो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 12,600 जो था उसके 12 हिस्से किए, 9 हिस्से एक जगह पे लिखे, 3 हिस्से दूसरी जगह पे लिखे। अच्छा, ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, इसमें से लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमने पढ़ा ना कि भाई हमें अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मालूम करना है या प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन मालूम करना है, जिसमें से पार्टनरशिप को प्रॉफिट्स में से हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैसे आएगा? देखो, अगर कोई पार्टनर लोन देता है बिजनेस को तो वो भी एज अ लोन कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर अगर तुम देखो ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट टॉम 24,000। टॉम ने जो है ना वो 24,000 रुपये का लोन दिया हुआ है कंपनी को। टॉम ने 24,000 का लोन दिया हुआ है पार्टनर्स को। अच्छा, अब ये बात याद रहे कि सवाल में ये लिखा हुआ था कि पहले 9 मंथ्स जो है ना उसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था। फॉर्मल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कहीं पर कोई लिखी हुई चीज़ नहीं थी कि अगर पार्टनर लोन देगा तो हम इतने % से इंटरेस्ट देंगे,
अगर पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो इतने % से इंटरेस्ट देंगे, अगर पार्टनर जो है वो काम करेगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी, अगर पार्टनर जो है वो काम करेगा तो प्रॉफिट जो है उसके पास कितना जाएगा, ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट नहीं था। तो एक रूल याद रखना कि अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं होता और पार्टनर कुछ लोन देता है बिजनेस को तो उसको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। ये 5% की अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि पहले 9 महीने की अगर मैं बात करूंगा तो 24,000 का लोन है, 24,000 का ले लेंगे हम 5% और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनेगा उसके लिए 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 9/12, ये बन जाता है हमारा 900। ये तो फर्स्ट 9 मंथ्स के लिए हो गया। अगले 3 मंथ्स के लिए क्या होगा? अगले 3 मंथ्स के लिए पार्टनर्स ने एक एग्रीमेंट कर लिया था और उस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर मैं पॉइंट नंबर 5 देखता हूं तो लिखा हुआ है लोन इंटरेस्ट वॉज टू बी पेड एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। लोन इंटरेस्ट वॉज टू बी पेड एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी कि अब एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट में ये लिख दिया गया कि अगर पार्टनर का कोई लोन होगा तो 4% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अब इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर इसको फॉलो करना पड़ेगा तो अगले 3 महीने के लिए हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 4% मल्टीप्लाइड बाई 3/12। 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 4% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, ये बन जाता है 240। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, जो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी। प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 9450 माइनस 900 विच इज 8550 और 3150 माइनस 240 विच इज 2910। ये है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन और इस तरह से हमारा जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट ये प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन फॉर द 9 मंथ्स ended 31st August 2015 and the 3 months ended 30th November 2015। इसके बाद अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट है इस अगले पार्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर द एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 9 months ended 31st of August 2015 and the 3 months ended 30th November 2015, यानी कि अब हमें उसकी एप्रोप्रिएशन करनी है। प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन तो पार्ट नंबर 1 से आ गया। प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन ये तो पार्ट नंबर ए से आ गया। 8550 और 2910, ये तो आपका पार्ट नंबर ए से जो आंसर था ना वो आ गया। अब क्या होगा? अब सबसे पहली चीज़ जो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं वो ये है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स करी है तो उसको हम बोलते हैं कि तुमने क्योंकि ड्राइंग्स करी है तुम पार्टनरशिप को इंटरेस्ट दोगे ड्राइंग्स पर, और वो इसमें ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें ऐड होता है। ड्राइंग्स का मतलब ये है पार्टनर घर ले गया पैसे बिजनेस से निकाल कर अपने लिए, तो हम पार्टनर्स को बोलते हैं इन ऑर्डर टू डिस्करेज पार्टनर्स कि वो ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा ना करें, हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं। और पार्टनर्स कितने हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नीचे हम लिख देंगे टॉम और जेरी, 2 पार्टनर्स हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा कैसे? सवाल पर चलते हैं, ये हमारा सवाल है, ठीक है ना। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो ड्राइंग्स फॉर द ईयर 8,000 और 2,800 ये मेंशन्ड है। पूरे साल की ड्राइंग्स जो हैं वो आपके सामने मेंशन्ड है, करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब एग्रीमेंट बन गया तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम बेस्ड ऑन दी एनुअल ड्राइंग्स, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा उसकी परसेंटेज होगी 3%। सही है, ये लिख दिया। अच्छा, अब
जब तक एग्रीमेंट नहीं होता ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता, तो यहां पर तो 0 होगा या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब एग्रीमेंट बन गया तो 3% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। अब ड्राइंग्स थी कितनी, ड्राइंग्स अगर मैं देखता हूं 8000 और 2800, ये फिगर्स याद रखना। तो भाई 8000 3% का रेट है तो मल्टीप्लाइड बाई 3%। 3 महीने का अगर मुझे ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो 3/12 से मल्टीप्लाई, 8000 मल्टीप्लाइड बाई 3% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, यह आ जाता है आपका 60। और जेरी के लिए क्या होगा, 2800 मल्टीप्लाइड बाई 3% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, 2800 मल्टीप्लाइड बाई 3% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, ये आ जाएगा आपका 21। तो ये हम ऐड कर देंगे, तो अब 2910 प्लस 60 प्लस 21, ये बन गया आपका 2991, 2991। ठीक है, अब अगली वर्किंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई कोई सैलरी की बात है या नहीं, किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिलनी है या नहीं। अगेन 2 लोग हैं, टॉम है और टॉम के अलावा जेरी है। ठीक है, सवाल पर आते हैं और सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पर, टॉम वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 16216 पर एनम, और ये एग्रीमेंट बनने के बाद की बात है और ये पूरे साल की सैलरी है, 3 महीने की नहीं है। जब एग्रीमेंट नहीं था तो कोई सैलरी नहीं थी। जब एग्रीमेंट नहीं था तो कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन जब एग्रीमेंट बन गया तो 3 महीने की इसको सैलरी मिलेगी 16216 मल्टीप्लाइड बाई 3/12। अच्छा, जेरी को कोई सैलरी नहीं मिलनी है, तो 16216 मल्टीप्लाइड बाई 3/12 इज 4054। ठीक है भाई, ये सैलरी हो गई। इसके बाद एक और चीज कहलाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं तो मैं उनको उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देता हूं, और 2 लोग हैं, टॉम और जेरी। ठीक है, जब तक एग्रीमेंट नहीं होता तब तक तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता। एग्रीमेंट हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब कैपिटल है कितना भाई, 90,000 और 54,000 का कैपिटल है एज पर क्वेश्चन। अच्छा, एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% है। सही है, अब इसकी वर्किंग करते हैं। टॉम के लिए 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, ये बन जाता है 1800। अच्छा, जेरी के लिए क्या होगा, 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, ये बन जाएगा आपका 1080। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद अब क्या बच गया भाई, देख लेते हैं। पहले 9 मंथ्स के लिए तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 8550, और आखिरी जो 3 महीने उसके लिए 2991 माइनस 4054 माइनस 1800 माइनस 1080, तो ये आ जाता है -3943, -3943। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम ये जो हमारा प्रॉफिट बच गया है ना, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट लॉस शेयर, 2 पार्टनर्स हैं, टॉम और जेरी। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो पैसे इक्वली बांटे जाते हैं, तो 8550 के 2 हिस्से कर दो, 2 से डिवाइड कर 4275 टॉम के हिस्से में आ गए और 4275 जेरी के हिस्से में आ गए, और ये हो गया नील। अच्छा, लास्ट 3 मंथ्स के लिए क्या होगा भाई,
वापस से हम सवाल पर जाते हैं, ठीक है ना, और पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है वो 3:2 के रेशियो में बांटे जाएंगे। तो अगर 3:2 के रेशियो में बांटे जाएंगे तो होगा ये कि भाई मैं 3943 के 5 हिस्से करता हूँ, 3 + 2 = 5, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3943 है, 3943 3:2 के रेशियो में बांटना है, 5 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया टॉम के लिए, और 3943 जो है ना इसको 5 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया जेरी के लिए। 3943 डिवाइडेड बाई 5 × 3, ये बन जाता है आपका 2366, ठीक है ना, 2366, और 3943 डिवाइडेड बाई 5 × 2 1577, और ये भी आ गया जीरो पर। पॉइंट टू नोट, एक बात जो याद रखना वो ये है कि ये 8550 का प्रॉफिट था, आधा टॉम ले गया आधा जेरी ले गया, लेकिन ये 3943 नेगेटिव है, यानी कि इतने का लॉस हुआ था, तो आधा लॉस टॉम ने बर्दाश्त किया और आधा लॉस जेरी ने बर्दाश्त किया। सॉरी, आधा नहीं, 3:2 के रेशो में लॉस बर्दाश्त किया। ये क्या है? ये लॉस है, नुकसान हुआ है। 3943 एक नुकसान का अमाउंट था ना, वो नुकसान में से 3 हिस्से टॉम ने उठाए नुकसान के, 2 हिस्से जेरी ने उठाए नुकसान के, ठीक है। अगला पार्ट, अच्छा जी, सवाल का अगला पार्ट कहता है प्रिपेयर द करंट अकाउंट्स फॉर टॉम एंड जेरी फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2015। मैं रफली ज़रा करंट अकाउंट बना लेता हूँ। ये हमारा एक टी अकाउंट हो गया, 2 पार्टनर्स हैं तो क्रेडिट साइड पर 2 कॉलम्स होंगे, डेबिट साइड पर 2 कॉलम्स होंगे, टॉम जेरी। सवाल आप लोगों के सामने होना चाहिए। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस 18,000 क्रेडिट और 10,800 डेबिट थे। पहले तो ये आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंसेस। ब्रॉड डाउन, टॉम का ब्रॉड डाउन 18,000 क्रेडिट है और जेरी का जो ब्रॉड डाउन है वो 10,800 डेबिट है, ठीक है। फिर सैलरी, टॉम को सैलरी मिली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी अमाउंट्स आपके पास पीछे लिखी हुई होंगी। उसके बाद लोन का इंटरेस्ट मिला है, उसके बाद प्रॉफिट का शेयर मिला है। जो चीज़ें पार्टनर्स को मिलती जाती हैं उससे उनका करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता रहता है, क्रेडिट होती रहती हैं, ठीक है। ड्राइंग्स की वजह से करंट अकाउंट जो है उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइंग्स से पार्टनर्स का बैलेंस कम होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है पार्टनर्स को। अगर लॉस हुआ है तो लॉस का शेयर वो यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर ब्रॉड डाउन कैरेड डाउन निकलेगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है। अगर सैलरी देखोगे ना, अभी हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4054 की लिखी होगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे तो 1800 और 1080 का अमाउंट होगा, ये भी चेक कर लेना, ठीक है। अगर लोन का इंटरेस्ट देखोगे तो एग्रीमेंट नहीं था तब 900 और एग्रीमेंट हो गया तो 240, यानी कि टोटल 1140। ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने पिछले पार्ट में बनाया है उसमें मौजूद है, या उससे पहले पार्ट ए या पार्ट बी में सारी अमाउंट्स तुम्हें मिलेंगी। यहाँ पे लिख भी दूँ मैं, 900 + 240 से आया है, मिल जाएंगी तुम्हें पार्ट ए में ये अमाउंट। उसके बाद प्रॉफिट का जो शेयर है वो 4275 और 4275 ये जो पहले 9 महीने में शेयर हुआ था वो है। अच्छा, उसके बाद ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो 8000 और 2800 था। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट 60 और 21 था। और उसके बाद जो लॉस का शेयर था वो 2366 और 1577 था। सारी अमाउंट्स मौजूद हैं, मैंने जल्दी से ये अकाउंट बनाया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकाल लेंगे। टॉम की बात करते हैं, 18,000 + 4054 + 1800
प्लस 1140 प्लस 4275 2926 9 आ रहा है, 29269 आ रहा है, तो ये वैल्यू भी 29269 होगी। इसमें से माइनस कर देंगे 8060 और 2366, तो ये बच जाएगा 18843। बैलेंस कैरेड डाउन जो होगा ना, बैलेंस कैरेड डाउन वो जाएगा 18843। अच्छा, जहरी की बात करते हैं। अगर हम जहरी की बात करते हैं, उसकी डेबिट साइड ज़्यादा नज़र आ रही है, तो 10,800 प्लस 2800 प्लस 21 प्लस 1577, टोटल बन जाता है 15198। ये 15198 यहाँ पर भी आएगा, इसमें से 1080 और 4275 माइनस कर दो तो 9843 का कैरी डाउन इसका है, 9843 का कैरी डाउन इसका आ गया। ठीक है, अच्छा भाई अगला पार्ट देख लेते हैं। द पार्टनरशिप इज कंसिडरिंग एक्सपेंशन एंड विल नीड टू परचेज एडिशनल नॉन करंट एसेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000। सेट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है, यह हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी सिग्निफिकेंट एक्सपेंस हो, नॉन करंट एसेट की परचेज हो, ऐसा एक्सपेंस हो जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई इनसिग्निफिकेंट, इतना ज़्यादा ख़ास एक्सपेंस ना हो, कोई करंट एसेट सच एज कोई डेली एक्सपेंस, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली चीज़ हो जो लेस देन 1 ईयर का बेनिफिट दे। ये सेपरेटली हमने एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आपने इसकी कुछ बातें यहाँ पर जो है वो वापस से लिख देनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर और नॉन करंट एसेट्स विद इन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर और रनिंग कॉस्ट टू जनरेट इनकम, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट जो है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। हम जब एसेट्स की डेप्रिसिएशन करते हैं तो उससे रेलेवेंट कुछ एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझा दो। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट एफ है डिस्कस टू पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच कुड बी यूज टू फंड द परचेज ऑफ द एडिशनल नॉन करंट एसेट्स। यानी कि अगर हमें नॉन करंट एसेट्स परचेज करने हो तो कोई भी 2 पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उनको डिस्कस कर लो। अगर आप नॉन करंट एसेट परचेज करते हो तो नंबर 1 2 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, लेट से हम बैंक लोन ले सकते हैं। बैंक लोन ये एक पॉसिबिलिटी है ना, हम बैंक जाएँ और बैंक से हम लोन ले लें। ठीक है ना, अब इसको अगर डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ हम इसमें ये लिख सकते हैं, हैज़ टू बी पेड बैक, हैज़ टू बी पेड बैक as per agreed टर्म्स। जो एग्रीड टर्म्स होंगी उसके हिसाब से पे बैक करना पड़ेगा, इसको ये लिख सकते हो। ठीक है ना, मे रिक्वायर सिक्योरिटी ये लिख सकते हो। जब आपको मे रिक्वायर सिक्योरिटी, जब बैंक आपको कोई लोन देता है ना तो वो आपसे इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी मांग सकता है कि यार तुम लोन नहीं दे सके तो तुम्हारा घर, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी गाड़ी मैं बेचकर पैसे रिकवर कर लूँगा, तो उसके कागजात वगैरह डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड सोर्स हो सकती है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, इसका मतलब ये कि भाई नए पार्टनर को जो है ना वो मैं बिज़नेस में दावत दे दूँ, नए पार्टनर को मैं बिज़नेस में बुला लूँ ताकि वो जो है वो मज़ीद पैसे ले आए और मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करे, मेरे पास पैसा आ जाएगा, वो पार्टनर बन जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है कि ये जो नया पार्टनर होगा, पार्टनर विल एक्सपेक्ट अ शेयर इन प्रॉफिट, फिर तुम जो कमाओगे उसमें से उसको एक शेयर देना पड़ेगा। इस तरह की बात लिख सकते हो। ठीक है, फिर लिखा हुआ है रिकमेंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द पार्टनरशिप, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें आप कोई भी एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिख सकते हो इस पार्टनरशिप के हवाले से कि यार आपके हिसाब से कौन सी सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है भाई, ये हमने एक सवाल आप लोगों का पार्टनरशिप का करा। अब इसको आराम से आप लोग देख के इसको कॉपी करें और मज़ीद चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।